भारत का जो असली चेहरा, क्या कपड़े से ढक देने से हम गरीबों की गरीबी को छीन लेंगे? गरीबों की गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, लेकिन ढक करके उनकी रोजी रोटी के लिए भी उन्हें मोहताज कर दिए। इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है और लोगों की जीविका तबाह हुई है, तंग हुई है। इसके लिए सीधा और सीधा मोदी सरकार दोषी है। देखिए, G20 से मोदी जी के चेहरा को चमकाने के अलावे देश को क्या फायदा हुआ या मोदी जी को बताने की जरूरत होनी चाहिए। मोदी जी ने अपनी इंटरनेशनल ब्रांडिंग जरूर की कि दिल्ली जिस तरह से कोरोना में बंद नहीं हुआ था, उससे ज्यादा खतरनाक रूप से उसको इस G20 सम्मेलन के लिए उसको बंद कर दिया गया। तो ऐसा सम्मेलन करके ये देश का पैसा बर्बाद किया गया है, देश के पैसा को लूटा गया है। इसके अलावे भारत को, हमें नहीं लगता है कि कुछ प्राप्ति हुई। अगर भारत और इंडिया में फर्क करना ये मोदी सरकार अगर शुरू कर दे रही है तो निश्चित रूप से ये नस्ल वेदी सरकार है, जाति वेदी सरकार है और धर्म विरोधी सरकार। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है। ये निकम्मी सरकार जो है, निकम्मी सोच जो है, भारत के लोगों में को और बांटने का काम किया है। और भारत में भारत का जो संविधान ने जो सबको एक रखने का रास्ता दिया था, उसको इसने बांटने का काम किया है। कि भारत और इंडिया में फर्क करने वाले देशद्रोही। क्या कहिएगा सर, जो अलग अलग देशों से आए थे, किसी का 400 करोड़ बजट है, किसी का 200 है, किसी का 150 है, लेकिन हमारे इंडिया से 4100 करोड़ का बजट रहा। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, निश्चित रूप से मेजबानी भारत कर रहा था। इंडिया शब्द से ही देख रहे हैं कि अब इंडिया शब्द ही बदल रहा है, तो बात ही अलग है। लेकिन भारत जब मेजबानी कर रहा था तो निश्चित रूप से आए हुए लोगों से ज़्यादा बजट रहा होगा भारत की सरकार का। और भारत सरकार जब निश्चित रूप से उससे ज़्यादा खर्च कर रही है तो खर्च का सीमा तो तय हुआ होगा जरूर। आप जो बता रही है कि 900 करोड़ का बजट था और खर्च हो गया 4100 करोड़, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इशारा करती है कि ये कहीं ना कहीं रकम जो है, ये 3200 करोड़ रुपए जो बढ़ा, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, किसी की भेंट चढ़ गई। ये एक सम्मेलन के लिए किसी गरीब मुल्क को 4100 करोड़ रुपए खर्च करना, ये निश्चित रूप से नागवार गुजरता है। और ये नागवार होना भी चाहिए कि 4100 करोड़ रुपया अगर हम टैक्स जमा कर रहे हैं, हम भारत के लोग, उसमें जो बहुजन समाज के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें झोपड़ियाँ उनकी रोज टूट रही है, उन्हें पक्का मकान नहीं दे पा रही है सरकार। और 4100 करोड़ रुपया केवल विदेशों से आए मेहमानों को रोकने और उनको ठहराने में, उनको खाने के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय होना चाहिए था और इसके अंदर जांच होनी चाहिए। सर, लोगों का ये भी सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली में जब इतना खर्च किया गया है उसको सजाने के लिए, और जब गरीब लोगों को पर्दा से ढक दिया गया है, बैनर से ढक दिया गया, तो वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं? वैसे अगर हम देश के बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी बहुत वाहवाही होती है, लेकिन जब वहाँ के लोग हमारे देश में आते तो क्या उनको गरीबी से क्या प्रॉब्लम है, या क्या उनको घिन आ रही थी जो उन लोगों को ढकना पड़ा, या गरीबी छिपाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, ये भारत का जो असली चेहरा था, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो आज किस हालात में जी रहे हैं, कैसे उनका जीवन बसर क्या है, उसको छुपाने के लिए ये मोदी जी का एक स्टंट था, जो कपड़ों से उन गरीबों की बस्तियों को, उन स्लम बस्तियों को ढकने की जरूरत आन पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा, अपनी चेहरा को उजागर नहीं होने देना चाहते थे, जिसके लिए इसको उन्होंने ढकने का काम किया। और ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए, भारत के लिए शर्मनाक है कि हम जिस तरह से रंग बिरंगी दुनिया में बसे हुए हैं, हमारे यहाँ गरीबी जिस तरह से बढ़ रही है, इस सरकार के अंदर में और भी गरीबी बढ़ी है, तो हम क्यों अपने लोगों को ढकना चाह रहे हैं? क्या कपड़े से ढक देने से हम गरीबों की गरीबी को छीन लेंगे? गरीबों की गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। अगर बदल जाए तो निश्चित रूप से ढक करके उन्हें अमीर कर दो आप, लेकिन ढक करके उनकी रोजी रोटी के लिए भी उन्हें मोहताज कर दिए। इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है और लोगों की जीविका तबाह हुई है, तंग हुई है। इसके लिए सीधा और सीधा मोदी सरकार दोषी है और निश्चित रूप से इन जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने भी उसे बंद करने का काम किया है। सर, बिहार के बाहर, देश के बाहर क्या छवि बनेगी लोगों के बीच कि हम
इंडिया गए हैं और इस तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरीके का काम करना पड़ा, गरीबी छिपाना पड़ा। और साथ में हम ये भी कहेंगे सर, क्या ज़रूरी था लोगों को वहाँ पे जो है सोने के प्लेट्स में खिलाया गया? मतलब इतना पैसा खर्च करके करना ज़रूरी था? देखिए, G20 से मोदी जी के चेहरा को चमकाने के अलावे देश को क्या फ़ायदा हुआ या मोदी जी को बताने की ज़रूरत होनी चाहिए। मोदी जी ने अपनी इंटरनेशनल ब्रांडिंग जरूर की, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इससे हमारे भारत को, हमारे इंडिया को कोई फ़ायदा हुआ होगा। और ये हर 1999 से ही ये बना है। G7 था पहले, उसके बाद धीरे धीरे G20 हो गया। तो ये 1999 से हर देश के अंदर होते रहा है ये सम्मेलन। लेकिन इस सम्मेलन का इतना भव्य रूप दे करके, मैं उस दौरान दिल्ली में रहा हूँ, मैं देखा कि दिल्ली जिस तरह से कोरोना में बंद नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा खतरनाक रूप से उसको इस G20 सम्मेलन के लिए उसको बंद कर दिया गया। हमें कहीं आने जाने के लिए नहीं, आने जाने में भी रोका गया, एयरपोर्ट पे रोका गया, तो कहीं ना कहीं हर जगह पे रोका गया। तो ये बताता है कि G20 से दिल्ली में रहने वाले लोग कितने कष्ट में रहे होंगे। और पूरी अर्थव्यवस्था इन 3 दिनों में, दिल्ली की दुकानों को बंद कर दिया गया, दिल्ली के सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, ये 4100 करोड़ का मामला नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था चौपट करने का मामला है। और ये मोदी सरकार की नासमझी की वजह से ये पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सर, उसमें विदेशी पत्रकार मोदी जी से बात करना चाह रहे थे, इवन पीसी करवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मुद्दा है? क्यों वो बातचीत करना नहीं चाह रहे थे? क्या वो डर गए थे? क्या लगता है सर? तो अगर ये बात करते तो उन स्लम एरिया के कपड़ा से भी पूछा जाता कि आखिर स्लम एरिया में कपड़ा क्यों आप लगाए रखे हैं। ये भी पूछा जाता कि सबसे पहले विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कुपोषित राष्ट्र था तो पहले वियतनाम हुआ करता था, और आपके 9 साल के शासनकाल में आज भारत हो गया। सबसे अगर शिक्षा स्तर कहीं खराब है विश्व में, तो सबसे ज़्यादा भारत के शिक्षा स्तर खराब है। इन सवालों से 5 किलो अनाज दे देने से भारत के लोग और बहुजन समाज के लोग अमीर नहीं हो गए हैं। ये आज भी झोपड़ियों में रहने के लिए बातें हैं। इनकी झोपड़ियाँ आज भी टूटती हैं। ये महल में रहने वाले लोग नहीं हैं, इनकी झोपड़ियाँ आज भी टूटती है। तो इन सवालों से बचने के लिए जब पत्रकार सवाल करते, यही तो कारण है कि आज 9 साल में मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में नहीं कर पाई। और सारे प्रेस को, लगभग सारे जो मेन स्ट्रीम के प्रेस हैं, उनको इन्होंने खरीदने का काम किया और इनको खरीद करके मुट्ठी में करने का काम किया। और हर कोई आज मोदी जी की वाहवाही कर रहा है। आज तक हमने तो कभी टीवी पर सरकार की वाहवाही कैसे कुचल कर सकता है? सरकार की नाकामियों को हम कभी नहीं उजागर किए, सरकार की नाकामियों पर कभी हम फोकस नहीं हुए। आखिर चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं है? चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं है? ये सवाल होना चाहिए था ना कि आखिर चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं है। और ये G20 में हम रूस के ऊपर कार्रवाई की बात क्यों नहीं कर पाए? हम यूक्रेन पर आप बोलकर निकल गए। अगर G20 का शिखर सम्मेलन तब सफल होता ना जब हम रूस की भी बात करते, रूस की भर्त्सना करते, या उसको हम कहते कि नहीं रूस ने अच्छा किया। लेकिन क्या जब देश में, विश्व में कहीं घटना हो रही है, उस पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं? तो ऐसा सम्मेलन करके ये देश का पैसा बर्बाद किया गया है, देश के पैसा को लूटा गया है। इसके अलावे भारत को, हमें नहीं लगता है कि कुछ प्राप्ति हुई है। सर, अभी जो मुद्दा चल रहा है भारत और इंडिया, मतलब 2 लोग बढ़ चुके हैं। नरेंद्र जी बोलते हैं कि भारत हमारा है और इंडिया तो ब्रिटिश का दिया हुआ। तो इस पर आप क्या करेंगे? अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिएगा तो आर्टिकल 1 में इंडिया डैट इज भारत लिखा हुआ है, लेकिन उनको तो बोल रहे हैं कि भारत जो है हमारा है, इंडिया विदेशी शब्द है। देखिए, ये हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी हो गए। अगर हमारा संविधान देशी है, हमारे संविधान पर हमें गर्व है, हम बहुजन समाज पार्टी को, लोगों का गर्व है, पूरे भारत के लोगों के ऊपर गर्व है, विश्व के लोग भी कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत ही बढ़िया बना है। तो ऐसे में अगर भारत और इंडिया में फ़र्क करना ये मोदी सरकार अगर शुरू कर दे रही है, तो निश्चित रूप से ये नस्ल वेदी सरकार है, जाति वेदी सरकार है और धर्म विरोधी सरकार है। ये धर्मों में अंतर करके बढ़ाने वाली सरकार है, बढ़ने वाली सरकार है। तो इन सरकारों के ऊपर जब अपनी मुख्य मुद्दा से ध्यान भटकाना है तो ये नाम बदलने वाली सरकार है।
जैसे आपने देखा होगा कि मुगल सराय का नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाम बदल करके कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे काम तो तब अच्छा होता ना जब हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई होती, हमारे लोगों को खाने के लिए आपको मुफ्त में अनाज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो तब काम अच्छा होता। आज डिफरेंसेस अमीरी और गरीबी में और बढ़ते जा रही है, पार्ट जो है और बढ़ते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भारत के लोगों को भुगतना पड़ा। ये निकम्मी सरकार जो है, निकम्मी सोच जो है, भारत के लोगों में को और बांटने का काम किया है। और भारत में जो भारत का जो संविधान ने जो सबको एक रखने का रास्ता दिया था, उसको इसने बांटने का काम किया है। सर, बीजेपी की तरफ से भी बोला जा रहा है जो इंडिया शब्द को गले लगा रहे हैं वो देशद्रोही है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी जी अब जो है ये सूट पैंट पहनते वो नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो भी ब्रिटिश का दिया हुआ है। क्या अब इंग्लिश जो पढ़ाई होती है वो बंद हो जाएगी? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भारत और इंडिया में फर्क करने वाले देशद्रोही हैं। भारत और इंडिया दोनों एक है। हिंदुस्तान हो, इंडिया हो, भारत हो, तीनों एक है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। और ऐसे में अगर कोई कह रहा है कि इंडिया अगर हम बोल दे तो हम देशद्रोही हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि भारत और इंडिया में फ़र्क करने वाले देशद्रोही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये फ़र्क करके भारत के लोगों को बांटने का काम करना बंद कर दें। ये भारत के लोग एक हैं, एक रहेंगे और हमारा संविधान जिंदाबाद रहेगा। हमारा संविधान से ही हमारा भारत चल सकता है, किसी अन्यत्र संविधान नहीं लिखा जा सकता है, कोई अलग संविधान भारत को चलाने के लिए नहीं लिखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये संविधान ही हमारा मूल ग्रंथ है और इसी संविधान से हमारा भारत चलेगा। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी से अनिल पटेल जी थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने तो सुन ही लिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।